हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। हम लोग आपकी जो सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7 है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन हम लोग कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने करीब 5 चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक नया चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये भी कभी कभी इसमें से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैंने आप लोगों के लिए टोटल 50 एमसीक्यूज यहाँ पे कलेक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी एमसीक्यू मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर इसका बुक आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो नंबर मेरा दिखाई दे रहा है आपको। और आपको पूरा जो ग्रुप 1 है उसका एमसीक्यू बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है कि एमसीक्यू का क्या रोल है, तो बिल्कुल भी एमसीक्यू को नेग्लेक्ट मत करिए। आपके एग्जाम सिर्फ 30 डेज बचा है। आप ये रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, उसके साथ साथ ये एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है सर, नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, इनमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। नंबर बी, एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर सी, शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फार्म। नंबर डी, एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट ऑफ पीपीएफ। देखो अब ये एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट ऑफ पीपीएफ तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फार्म, ये तो सर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम भी बिल्कुल टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब बाकी जो इनकम बचा, ऑप्शन नंबर ए, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी एग्जेम्प्टेड है। शेयर ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म, ये भी पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। तो ये तीनों एग्जेम्प्टेड इनकम है, सिर्फ एक ही टैक्सेबल इनकम है जो है डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव ऑन मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल इफ एक्सीड्स 50,000 एंड ऑप्शन डी जो है वो है पार्टली टैक्सेबल। आप सबको पता है कि एक ही तो इंसान होता है, एक ही तो चीज़ है जो कि इंसान की बर्बादी का कारण है, वो है शादी। और शादी में अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, चाहे रिलेटिव से मिले, चाहे दोस्तों से मिले, चाहे अपनी खुद की बीवी से मिले और किसी से भी मिले, यहाँ पे वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। सो ऑप्शन 2 जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्सेबल। इनमें से कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है, इसलिए पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 क्या बोल रहा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय ए विडो इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस। ऑप्शन सी कैपिटल गेन, ऑप्शन डी नॉट टैक्सेबल। बहुत ही सिंपल है, अगर कोई लीगल हायर फैमिली पेंशन रिसीव करता है तो क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलो बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन इज। फैमिली पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितना है, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 15,000 व्हिच एवर इज लोअर, 50% ऑफ द पेंशन, 15,000 फिक्स, नो डिडक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 व्हिच एवर इज लोअर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर आइदर नॉन ऑफ द। ओके, अगर डिविडेंड किसी डोमेस्टिक कंपनी से आपको मिल रहा है तो उस केस में वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, क्या वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्या वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, या फिर क्या वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर दैट आईओएफएस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल। अगर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन है उसमें कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो कौन सी ईयर में से टैक्सेबल होगा, ईयर ऑफ द रिसिप्ट, ईयर ऑफ व्हिच इट इज रिलेट, स्प्रेड ओवर द प्रीवियस ईयर, नॉट टैक्सेबल।
तो अगर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन यानी कि आपकी जमीन गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर्ड कर लिया है, फिर आपने कोर्ट में केस किया, आपको कंपनसेशन मिला और उसके बाद आपका जो कंपनसेशन है वो इंक्रीज हो गया, एनहांस्ड कंपनसेशन हुआ, तो जिस ईयर में एनहांस्ड कंपनसेशन मिला है एंड रिसीव हुआ है एंड जिस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर व्हिच सेक्शन। इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन किस सेक्शन के अंडर टैक्सेबल होता है, तो इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 56(2)(b)(III). ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 57(II)(a) इज 50% ऑफ सच इंटरेस्ट, 30% ऑफ सच इंटरेस्ट, नील, 100%। जो भी इंटरेस्ट आपको मिला एनहांस्ड कंपनसेशन में, जो भी इंटरेस्ट आपको मिला एनहांस्ड कंपनसेशन में, उस इंटरेस्ट का कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है 50%। 50% जो है, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला 50% में उसका डिडक्शन मिलेगा, बैलेंस 50% विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ओके, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 10,000, 50,000, 1 लाख, 2,50,000। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है इमूवेबल प्रॉपर्टी का विदाउट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट मिला है, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने से ज्यादा होना चाहिए, फिर वो गिफ्ट हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पता है 50,000। सो 50,000 इज द राइट आंसर। एडवांस मनी फोरफिटेड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्जेम्प्टेड इनकम। मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट बोला था जब मैंने कैपिटल गेन का एमसीक्यू रिवीजन हम लोग कर रहे थे, कि अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने एडवांस रखा था, एडवांस मनी रखा था और वो फोरफिट हो जाता है, अगर वो 1 अप्रैल 2014 से पहले फोरफिट हुआ होगा ना, तो वो तो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन से वो अमाउंट आप माइनस कर लोगे। अगर ये बिफोर 1 अप्रैल 2014 है, लेकिन अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 आपने एडवांस मनी फोरफिट किया है, तो ये टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैजुअल इनकम और लॉटरी विनिंग इज टैक्स एट टैक्स रेट। अच्छा, लॉटरी जो आप जीतते हो ना, जो कैजुअल इनकम है, वो कौन सी रेट में टैक्सेबल होता है? नॉर्मल स्लैब रेट 10%, 20%, 30%। आंसर इज 30%। ओके, नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम द कैजुअल इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेड, ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर टू अर्न द इनकम, नॉन। इसमें से जो राइट आंसर है वो है नॉन। कोई भी एक्सपेंडिचर आपको कैजुअल एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी आपकी कैजुअल इनकम है, लॉटरी हो गया, बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये जो सारे इनकम है ना, इनमें से आपको 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलता है, चाहे वो लीगल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इलीगल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो उस इनकम को अर्न करने के लिए जेन्युइन एक्सपेंडिचर हो। नो डिडक्शन विल बी अलाउड। ओके, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल एट डैश रेट। डिविडेंड जो फॉरेन कंपनी से मिला है वो कौन सी रेट में टैक्सेबल होगा सर? डिविडेंड जो फॉरेन कंपनी से मिला है वो कौन सी रेट में टैक्सेबल होगा? 10%, 15%, 20%, इनकम, नॉर्मल स्लैब रेट। सो आंसर जो है वो है नॉर्मल स्लैब रेट। जो भी फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है दैट विल बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड क्लब्ड विद द पेरेंट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, आईओएफएस, बिजनेस इनकम, एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पे कौन सी हेड में सर ये टैक्सेबल होगा? जो कि एक माइनर चाइल्ड का इनकम, अगर पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो रहा है, अगर एक माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो रहा है, तो वो कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा? तो नॉर्मली जो हेड होगा वो होगा आईओएफएस, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस। क्योंकि जो माइनर चाइल्ड होते हैं उनका जो इनकम आता है वो नॉर्मली क्या आता है? कोई अगर स्पेशल टैलेंट की वजह से आया है तो वो तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, कोई मैनुअल लेबर की वजह से आया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नॉर्मली यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, ये सारे जो इनकम होता है वही आता है, तो नॉर्मली आईओएफएस हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, एग्जेम्पशन फॉर द माइनर चाइल्ड इनकम अंडर सेक्शन 1032 इज, माइनर चाइल्ड के इनकम के लिए आपको कितना एग्जेम्पशन मिलता है? वैसे ये क्वेश्चन क्लबिंग का है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है एग्जेम्पशन ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम अंडर सेक्शन 1032 कितना मिलता है आपको? क्लबिंग वाले प्रोविजन की अगर हम बात करें तो 1500 रुपए का पर चाइल्ड, पर माइनर चाइल्ड आपको डिडक्शन मिलता है। तो
अगर आपकी माइनर चाइल्ड का इनकम उसकी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है तो क्या होगा, वहां पे आपको एक 1500 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। ओके, अंडर सेक्शन 1032। टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेमिंग, ये क्या होगा सर, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जैसे ड्रीम 11 था, माई 11 सर्कल था, इसमें से अगर आपने पैसा जीता है तो उस केस में आपका टैक्सेशन कैसे होगा, नॉर्मल टैक्स रेट, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% प्लस सेज, ऑप्शन डी एग्जेम्पशन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 30% प्लस सेज। यहाँ पे भी एक फ्लैट टैक्स रेट है 30% का, और अगर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेज अप्लीकेबल होता है या फिर आप सरचार्ज के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको वो भी देना है। ठीक है, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के स्टूडेंट्स बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विथ बिल्डिंग इनसेपरेबली इज टैक्सेबल अंडर डैश। देखो बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है कि रेंट आपने अगर रिसीव किया है लेटिंग आउट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विथ बिल्डिंग इनसेपरेबली इज टैक्सेबल अंडर डैश। एक हमने हाउस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स पढ़ा था, वो था कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है, जब आपका लैंडलॉर्ड, जब आपका ओनर, घर का ओनर आपको रेंट के साथ साथ, आपकी बिल्डिंग के रेंट के साथ साथ अदर फैसिलिटीज का भी रेंट आपसे चार्ज करता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। एंड कंपोजिट रेंट का टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है, इफ यू कैन सेग्रीगेट हाउ मच अमाउंट इज फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड हाउ मच अमाउंट इज फॉर अदर सोर्सेस, देन हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब बिल्डिंग का जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, एंड आपकी जो अदर सर्विसेज का रेंट है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर आईओएफएस। बट व्हाट इफ यू आर नॉट सेग्रीगेटिंग दैट इनकम, अगर आप उस इनकम को सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा अमाउंट आपका आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इनसेपरेबल है बिल्डिंग एंड मशीनरी का रेंट, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट ए टाइम आपको रेंट पे मिला है और वो इनसेपरेबल है, देन दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर आईओएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव, अगर कोई रिलेटिव आपका है, अगर कोई रिलेटिव है जो कि नॉर्मली चोर होते हैं सर, रिलेटिव अगर कोई है तो रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो वो क्या होगा, ऑप्शन ए फुल्ली टैक्सेबल, ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन सी टैक्सेबल इफ एक्सीड्स 50,000 रुपीज, ऑप्शन डी टैक्सेबल पार्शियली। सो इनकम टैक्स के हिसाब से भाई अगर रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट देते हैं दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल अंडर सैलरी, पीजीबीपी, आईओएफएस, कैपिटल गेन। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार मुझे एक चीज, मतलब क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं दे रहा है, लेकिन एग्जाम में मुझे लगता है कि क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगा। देखो जो आपका की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी KMIP, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली कौन करता है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस अपनी की मैनेजरियल पर्सनल के लिए लेते, जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीमियम वगैरह भी वही पे करते हैं, और प्रीमियम आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हो, उसे P&L की डेबिट साइड में डाल सकते हो। लेकिन बात ये है सर, जब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हो जाएगा या फिर अगर उसमें से कोई बोनस या फिर उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है या फिर एम्प्लॉय के डेथ के बाद वो पैसा मिलता है, वो पैसा कौन रिसीव कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर की मैन इंश्योरेंस का पैसा एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है, अगर की मैन इंश्योरेंस का पैसा एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है तो ये केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, ये टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। देखो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी वाला पैसा है ना, अगर इफ इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय देन दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, बिकॉज ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस की वजह से मिल रहा है। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है, अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है देन दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी, एम्प्लॉयर के हाथ में वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय का डेथ हो चुका है और लीगल हायर, एम्प्लॉय का डेथ हो चुका है और लीगल हायर ने रिसीव किया ये अमाउंट, लीगल हायर को अगर मिल रहा है तो ये अमाउंट क्या होगा, IFOS में टैक्सेबल होगा, ये अमाउंट क्या होगा, IFS में टैक्सेबल होगा। सो बहुत ही सिंपल है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर एम्प्लॉय ने रिसीव किया है टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, अगर एम्प्लॉयर ने रिसीव किया है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर लीगल हायर्स ने रिसीव किया है देन टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आईओएफएस हम लोग पढ़ रहे हैं तो आईओएफएस ले लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
मिस्टर ए रिसीव 1,20,000 एज फैमिली पेंशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 विल बी डैश। देखो फैमिली पेंशन कितना रिसीव किया है मिस्टर ए ने 1,20,000 रुपीज़ का, तो उन्हें मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आपका 15,000 पर annum, आपका 15,000 पर annum और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, टोटल पेंशन सर 1/3 ऑफ टोटल पेंशन मतलब मैं बोलूँ कि 1/3 इंटू 1,20,000 दैट विल बी 40,000, 40,000 का आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। और 15,000 पर annum व्हिच एवर इज लोअर, 15,000 पर annum दोनों में से जो भी लोअर रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15,000 मिलेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 15,000 पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर, वो उसका आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर एक्स रिसीव डिविडेंड ऑफ 12,000 फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, इसमें से कितना टैक्सेबल होगा सर। डोमेस्टिक कंपनी से मिस्टर एक्स ने डोमेस्टिक कंपनी से 12,000 का डिविडेंड रिसीव किया है, तो टैक्सेबिलिटी यहाँ पे कितना होगा सर। टैक्सेबिलिटी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल अंडर आईओएस, टैक्सेबल एट ए रेट ऑफ 10%, टैक्सेबल एट ए रेट ऑफ 20%। सो यहाँ पे मैं बोलूँ फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको 12,000 के ऊपर टैक्स देना है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 8,000 इज टैक्सेबल। अच्छा इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड आया है और उसमें से आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो इंटरेस्ट का पैसा कहाँ पे टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम द सैलरी, ये तो सैलरी नहीं है। इनकम फ्रॉम द बिजनेस, ये बिजनेस भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड भी नहीं होगा। सो वेयर इट विल बी टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस, आईओपीएस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, मिस्टर आर विंस 5 लाख रुपीज फ्रॉम ए, मिस्टर आर विंस 5 लाख रुपीज फ्रॉम ए लॉटरी, हिज टैक्सेबल इनकम विल बी टैक्स। मिस्टर आर ने क्या किया है, मिस्टर आर ने 5 लाख रुपए रिसीव किया है लॉटरी में, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा सर। बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो होगा राइट आंसर, 5 लाख रुपीज टोटली। टीडीएस ऑन लॉटरी विल बी डिडक्टेड एट %। अच्छा टीडीएस लॉटरी के ऊपर कितना लगता है, इसके लिए जो टीडीएस का सेक्शन है वो है 194B, और 194B बोलता है कि भाई आपको टीडीएस काटना है एट ए रेट ऑफ 30%। तो हमेशा याद रखना कि टीडीएस का रेट भी 30% है, टैक्स का रेट भी 30% है। सो 30% में आपको टीडीएस काटना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, मिस्टर ए रिसीव 1 लाख एज गिफ्ट फ्रॉम ए फ्रेंड, इट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, पीजीबीपी, आईओएस अंडर सेक्शन 56(2)(x एंड ऑप्शन डी जो है वो है कैपिटल गेन। सो अगर आपने अपनी दोस्त से कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव किया है तो ये तो पूरा का पूरा आईओएस का इनकम है, गिफ्ट के हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि एज पर द सेक्शन 256, एज पर द सेक्शन 56(2)(x अगर आप पूरे साल में 50,000 से भी ज्यादा का कैश, 50,000 से ज्यादा का कैश रिसीव करते हो तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आईओपीएस में टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी फेयर वैल्यू 80,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव इफ इट इज टैक्सेबल इफ ग्रेटर देन 25,000, ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन 75,000, ग्रेटर देन 1 लाख। अच्छा अगर आपको ज्वेलरी एज ए गिफ्ट मिला है तो ज्वेलरी के केस में ये कब टैक्सेबल होगा, अगर नॉन रिलेटिव से मिला है तो बहुत ही सिंपल है, अगर इसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको अगर गिफ्ट में मिला है एंड उसका मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से, फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी अगर 50,000 से ज्यादा है, देन वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं बोलूँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडवांस फॉरफिटेड बिफोर द सेल ऑफ लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड, अभी हमने डिस्कस किया था आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 56(2)(s, एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर द सेल ऑफ लैंड। ओके एडवांस मनी लैंड बेचने से पहले अगर आपने एडवांस मनी रिसीव किया है तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आईओएस में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो गिफ्ट सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा, ये गलत दिया है, ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ओके सॉरी सेक्शन सही दिया है, आईएक्स दिया है ना, सॉरी अंडर सेक्शन 56(2)(ix। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, देखो मनी रिसिव्ड फ्रॉम विनिंग ऑनलाइन गेम्स अंडर सेक्शन 115BBJ इज टैक्सेबल एट डैश, स्लैब रेट 20%, 25%, 30% प्लस सेस। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, रिपीट हो चुका है। 30% प्लस सेस।
डिडक्शन अलाउड फ्रॉम विनिंग ऑफ हॉर्स रेस। अच्छा, हॉर्स रेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, हॉर्स रेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और वहां से आपको कुछ पैसा आप कुछ जीते हो, आप कुछ विनिंग अमाउंट आता है, तो उसके ऊपर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर 50% ऑफ द एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो डिडक्शन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नो डिडक्शन, क्योंकि ये भी एक कैजुअल इनकम में जाता है और कैजुअल इनकम के ऊपर आपको कोई भी अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। कैजुअल इनकम के ऊपर आपको कोई भी अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं, देखो, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन 2 लाख, टैक्सेबल अमाउंट इज, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन आपको कितना मिला है? 2 लाख का मिला है। आप सबको पता है कि अगर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन का इंटरेस्ट आपको मिलता है तो आईओएफएस में सिर्फ 50% टैक्सेबल है, 50% एग्जेम्प्टेड है। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 2 लाख, 1,50,000 एग्जेम्प्टेड, सो 2 लाख, 1,50,000 एग्जेम्प्टेड, तो राइट आंसर इज 1 लाख रुपीज। ओके, चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एसडीबी है वो कितना है? 6 लाख, रिसिव्ड 5,30,000। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एसडीबी है वो 6 लाख रुपीज है। आपने कितने पैसे में रिसीव किया है? 5,30,000 में रिसीव किया है। एसडीबी एक्सीड्स 110% ऑफ कंसीडरेशन, टैक्सेबल अमाउंट कितना है? देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एसडीबी है 6 लाख, ओके, और जिसका कंसीडरेशन आपने उसे कितना पैसे में रिसीव किया है? 5,30,000 में रिसीव किया है। सो आपका कंसीडरेशन जो एसडीबी है, एसडीबी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ 5,30,000। ओके, 5,30,000 का जो 110% आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,83,000 आ रहा है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली 6 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 5,30,000। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 70,000, क्योंकि एसडीबी माइनस कंसीडरेशन, दो कंडीशन है, एसडीबी माइनस कंसीडरेशन। पहला तो कंडीशन क्या है? एसडीबी माइनस कंसीडरेशन ग्रेटर देन 50 के। जो एसडीबी एंड कंसीडरेशन का डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए, एंड ऊपर वाला जो कंडीशन एसडीबी ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एसडीबी एंड कंसीडरेशन के बीच में जो गैप है उसे हम आईओपीएस में टैक्स लगाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल है। आपका जितना भी एसडीबी, एसडीबी आपका कितना है? 6 लाख का एसडीबी है आपका 6 लाख का, इसमें से माइनस कर लीजिए कंसीडरेशन 5,30,000, सो इट्स कम्स टू 70,000। 70 के है, सो इट्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50,000। ये 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 के होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 50 के। एंड आपका जो कंसीडरेशन है, आपका जो एसडीबी है वो कंसीडरेशन का 110% से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा एसडीबी है 6 लाख का, ठीक है, और कंसीडरेशन का 110% कितना है? 5,30,000 का 110%, 5,30,000 का 110% इंटू 110%। सो ऑब्वियसली ये 6 लाख बड़ा आ रहा है, दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं? क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम इंक्लूडिंग इनकम एक्सक्लूड्स इफ द चाइल्ड सफर फ्रॉम। अच्छा, माइनर का इनकम हम कब एक्सक्लूड करेंगे? ये भी एक मतलब क्लबिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे जबरदस्ती दे दिया है। फिजिकली डिजेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, स्पेशली डिजेबल अंडर सेक्शन 80 यू, एनी इलनेस। सो यहाँ पे पॉइंट जो है 33 नंबर का, 33 नंबर क्या बोल रहे हैं? अगर कोई चाइल्ड स्पेसिफिकली डिजेबल है अंडर सेक्शन, अगर कोई चाइल्ड स्पेसिफिकली डिजेबल है अंडर सेक्शन 80 यू स्पेशल डिजेबिलिटी, तो उसका इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा, उसका इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू। अच्छा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जो है उसका एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? देखो, अगर दो लोगों का अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में क्या होगा? इंडिविजुअल के लिए 3,500, स्पाउस के लिए भी 3,500 अगर जॉइंट अकाउंट है। अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,500 है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 इज नॉट अलाउड इफ नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिडक्शन सेक्शन है 57, उसमें कौन सा एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, फैमिली पेंशन, लॉटरी इनकम।
सो लॉटरी इनकम के ऊपर जो भी आपने खर्चा किया है उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 57 में नहीं मिलेगा। बाकी इंटरेस्ट इनकम हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, इन सबका खर्चा आपको मिलेगा। रेंट ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख एंड बिल्डिंग रेंट इज इंसेपरेबल, बिल्डिंग रेंट इंसेपरेबल 2 लाख, टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन। अभी अभी शायद डिस्कस किया था अदर सोर्सेस। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन फॉर अटेंडिंग मीटिंग इज टैक्सेबल अंडर डैश, सैलरी, आईएफएस, बिजनेस इनकम, एग्जेम्प्टेड। देखो डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं। डायरेक्टर एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइक एमडी एंड डब्ल्यूटीडी। ये जो एमडी और डब्ल्यूटीडी होते हैं दे आर जस्ट लाइक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की तरह ही वो रेगुलरली काम करते हैं। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है दे आर ओनली पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। तो वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग के टाइम पे पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें मीटिंग फीस, जो सिटिंग फी होता है ना, डायरेक्टर सिटिंग फीस, जिससे आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, लॉ के स्टूडेंट हो आप लोग 1 लाख मैक्सिमम दे सकते हो, उतना ही आपको मिलता है। ठीक है, सो ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, बिकॉज इट्स नाइदर सैलरी नॉर इट्स ए बिजनेस और ना तो ये कैपिटल गेन है, तो कोई भी हेड में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ओके, कैजुअल इनकम इंक्लूड्स गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव, इंटरेस्ट ऑन द पीपीएफ, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम्स, रेंट। सो आपको पता है कि कैजुअल गेम क्या है, मतलब कैजुअल इनकम क्या है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, इन सबसे जो आप इनकम करते हो वही आपका कैजुअल इनकम। इनकम फ्रॉम द सबलेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट किया है, देखो लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, बट सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कलेक्शन चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है उसमें से कौन से एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा, कलेक्शन चार्जेस जो भी है वो उसका, बैंक कमीशन, बैंक का जो कमीशन है वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने लोन लिया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उसका इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलो क्या बोल रहे हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41, व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड एट ए रेट ऑफ डैश %। अभी हमने कितने बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो है 50% का। जो डिलेड कंपनसेशन, जो एनहांस्ड कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका जो डिडक्शन है वो 50% का है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(x इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी, ओनली ऑन द कॉर्पोरेट एसएससी, ओनली ऑन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ ओनली। सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। While computing income from other sources, deduction is not allowed to the assessee for personal expenditure, direct tax, interest payable outside India without TDS, all of the above। क्या बोल रहा है कि जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको कौन सा एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट टैक्स का, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग TDS उसका, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इज नॉट टैक्सेबल। वन ऑफ देम इज, कुछ इंडिविजुअल के लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस है, कुछ सिचुएशन है जहां की इंडिविजुअल ने अगर गिफ्ट रिसीव किया है वो टैक्सेबल नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो सिचुएशन है और कौन सी वो सर्कमस्टेंसेस है। नंबर ए, एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड से आपको कुछ गिफ्ट मिला है, ये तो टैक्सेबल होगा सर। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली, नहीं ये भी टैक्सेबल होगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी, सिर्फ यही वाला जो गिफ्ट है ये टैक्सेबल नहीं होगा। मैरिज के टाइम पे अगर आपको कुछ गिफ्ट मिला है, आपकी मैरिज में आपको कुछ गिफ्ट मिला है, देन इट विल बी नॉट टैक्सेबल। एन इंडिविजुअल परचेज ए पेंटिंग, एक इंडिविजुअल ने एक पेंटिंग खरीदा 1 नवंबर 2024 में फॉर 5 लाख, दो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग इज 5,25,000। इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(x इज डैश 25,000, that is difference between market value and a consideration. Nil as it is not a gift. Nil as the difference between market value and the actual consideration does not exceed 50,000.
द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(x) इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ट्रांजेक्शन एंटर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का नहीं है, तो इसलिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज टैक्सेबल। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कौन सी बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द आरसीसी, जो आरसीसी रेगुलरली फॉलो करता है, चाहे ड्यू बेसिस हो चाहे कैश बेसिस हो, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है कि आरसीसी जो नॉर्मली अपने बिजनेस में फॉलो करता है, चाहे वो ड्यू फॉलो कर रहा है चाहे वो रिसिप्ट फॉलो कर रहा है, दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, रेस फ्रॉम द रेस कार्ड गेम और कैजुअल और एनी अदर कैजुअल इनकम एंड हेंस winning from the lottery, crossword puzzle, horse race and others, horse races and other races, card games etc. are casual income। इन सारे के सारे को हम casual income बोलेंगे एंड hence ऑप्शन है fully exempted, exempted up to 5,000, fully taxable, none of the above। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा fully taxable। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, आदि रिसीव 70,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। आदि ने क्या किया, 70,000 रिसीव किया अपने दोस्तों से ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, अपनी बर्थडे पे 70,000 रिसीव किया। अब इसका टैक्सेशन क्या होगा सर, एंटायर अमाउंट ऑफ 70,000 इज टैक्सेबल, ऑप्शन बी 25,000 इज टैक्सेबल, ऑप्शन सी द एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। देखो, अगर आप अपने दोस्तों से या फिर किसी भी पर्सन से, रिलेटिव को छोड़ के किसी भी पर्सन से अगर आप कैश रिसीव करते हो, पैसा रिसीव करते हो, मॉनेटरी गिफ्ट्स लेते हो एंड वो 50,000 से ज्यादा का है ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर, देन एंटायर अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। सो यहाँ पे क्या होगा, एंटायर 70,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी चार्ज अंडर द हेड डैश। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो उसका कमीशन कौन सी हेड में चार्ज किया जाएगा, सैलरी, बिजनेस, आईओएफएस, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं, कैजुअल इनकम रिसीव्ड बाय एन आरसीसी इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू 5,000, फुल्ली टैक्सेबल, नॉन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आईओएफएस जो है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि बार बार हम लोगों ने रिपीट, मतलब मैंने बहुत सारे बुक से ये क्वेश्चन वगैरह कवर किया है, तो सीएमए की बुक से, सीएमए की पास्ट ईयर की क्वेश्चन, कुछ इनकम टैक्स बुक से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, तो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। 40 के आसपास क्वेश्चन में बोलूंगा, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए थे, तो 40 to 45 क्वेश्चन आप ले सकते हो। छोटा सा चैप्टर है, एक बार अगर आप रीड भी कर लोगे तो सारा का सारा एमसीक्यू का आप आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते नहीं है, आईओएफएस से एक एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये सारे प्रोविजन है, एक बार रीड भी कर लोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो सीएमए लेवल में, राइट। सो इसी के साथ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एमसीक्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स आपका बचता है, जैसे कि क्लबिंग एंड सेटअप कैरी फॉरवर्ड, दोनों का हम एक ही एमसीक्यू बना सकते हैं। आपके टीडीएस हो गया जिसमें से कंपलसरी का एमसीक्यू आता है, रिटर्न पैन वो हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, डिडक्शन का हम लोग एमसीक्यू करने वाले, तो सारे के सारे चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एमसीक्यूज अगर पसंद आ रहे, इस कुछ भी आपको बेनिफिट दे रहा है, देन जस्ट प्रेस द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, बाय बाय।